नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभी की दुनिया एक चैनल में स्वागत है। आज 10 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन की खबरों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के एडिटोरियल की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसका टाइटल है द फॉल ऑफ अफगानिस्तान, द फॉल आउट इन वेस्ट एशिया। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अफगानिस्तान का पतन पश्चिम एशिया में नतीजा। जबकि पाकिस्तान एक प्रमुख भूमिका निभाता है, यह पश्चिम एशिया का प्रभाव है जो संकटग्रस्त देश के विश्व को आकार देगा। बिना किसी प्रतिरोध के काबुल में प्रवेश करने के 3 सप्ताह बाद 7 सितंबर को तालिबान ने एक अंतरिम मंत्री परिषद की घोषणा की। इस सरकार के गठन को पाकिस्तान द्वारा कसकर नियंत्रित किया गया था। इसके इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने पाकिस्तान की 20 साल की परियोजना की सफलता का संकेत देने के लिए कुछ दिन पहले काबुल में एक हाई प्रोफाइल वंश बनाया था। तालिबान को सत्ता में स्थापित करने के लिए और तुरंत यह सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाली सरकार अपने हितों की रक्षा करेगी, पाकिस्तान के साथ तार-तार। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अपना रास्ता मिल गया है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद हैं, जो तालिबान के पूर्व संस्थापक मुल्ला उमर के करीबी सहयोगी हैं। लेकिन यह एक अल्पकालिक नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि वह तालिबान रैंकों में न तो योद्धा न प्रशासक के रूप में चमका है। अब्दुल गनी बनादर उनके डिप्टी हैं, लेकिन फिर से यह एक सांकेतिक स्थिति हो सकती है। बरादर को 2010 में पाकिस्तानियों ने हामिद करज़ई सरकार के साथ बिना पाकिस्तानी मंजूरी के बातचीत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और 8 साल की जेल हुई थी। पाकिस्तान के असली नायक सिराजुद्दीन हक्कानी, कार्यवाहक आंतरिक मंत्री मोहम्मद याकूब, कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला उमर के बेटे हैं, जो हक्कानी के भी करीबी हैं। दोनों के पाकिस्तान के साथ लंबे समय से संबंध हैं और काबुल में सत्ता के असली रक्षक होने चाहिए। पश्चिम एशियाई खिलाड़ी। जबकि पाकिस्तान अफगान मामलों में प्रमुख सार्वजनिक भूमिका निभा रहा है, देश के पश्चिम एशियाई खाड़ी पड़ोसी उस संकटग्रस्त देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। सऊदी अरब, कतर, ईरान पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से अफगान मामलों में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं। 1990 के दशक में पहले दो तालिबान के समर्थक और धन के स्रोत थे, जबकि ईरान एक विरोधी था, जो कंधार में अमीरात के खिलाफ उत्तरी गठबंधन का समर्थन कर रहा था। 9/11 के हमलों के बाद तीनों देश तालिबान के साथ गहराई से जुड़ गए हैं। 2005 से खाड़ी के शेखों ने विभिन्न तालिबान नेताओं और गुटों को लाखों डॉलर का योगदान दिया है। ईरान ने 2007 से विभिन्न तालिबान नेताओं के साथ पर्याप्त जुड़ाव शुरू किया और आवश्यकता पड़ने पर धन, हथियार, प्रशिक्षण और शरण प्रदान की। यह चाहता था कि तालिबान अमेरिकी सेना पर देश से उनकी शीघ्र प्रस्थान सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाए रहे। 2010 के दशक में जब अमेरिका ने परमाणु मुद्दे पर ईरान के साथ जुड़ना शुरू किया, तालिबान समूहों के बीच ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सऊदी अरब अफगान मामलों में अधिक सीधे शामिल हो गया। इस प्रकार सीरिया और यमन के अलावा ईरान और सऊदी अरब ने भी अफगानिस्तान को अपनी क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एक आड़ा बना दिया है। 2012 में कतर ने अमेरिका के अनुरोध पर तालिबान को अमेरिकियों के साथ बातचीत के लिए एक स्थल के रूप में दोहा में एक कार्यालय खोलने की अनुमति दी। इसने कई नेताओं के साथ गहरे व्यक्तिगत संबंधों के साथ कतर को अफगान मामलों में एक प्रभावशाली खिलाड़ी बना दिया है, जिनमें से कई अपने परिवारों को दोहा में रखते हैं। प्रभाव के लिए प्रतियोगिताएं हैं। काबुल में हाल के घटनाक्रमों पर खाड़ी देशों की कम महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं सतह में तालिबान से संबंधित अनिश्चितताओं को दर्शाती हैं, अर्थात एकजुट रहने की उनकी क्षमता, मानवाधिकारों से संबंधित उनकी नीतियां और सबसे बढ़कर क्या तालिबान फिर से उनका देश चरमपंथी समूहों के लिए एक अभयारण्य है। देश में पहले से ही कई हजार विदेशी लड़ाके हैं, जिनकी रैंक इराक और सीरिया से आने वाले चरमपंथियों के साथ बढ़ सकती है और सभी पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा को खतरा है। आज अफगानिस्तान में क्षेत्रीय दल के 3 समूह सक्रिय हैं। एक पाकिस्तान सऊदी गठबंधन तालिबान युद्ध के लिए समर्थन का प्रमुख स्रोत रहा है। ये नए आदेश में प्रभावशाली बने रहना चाहते हैं, लेकिन
है तालिबान को 1990 के दशक की अपनी प्रथाओं में वापस देखना चाहते हैं, जिसने वैश्विक समुदाय को उचित रूप से स्तब्ध कर दिया था। दो तुर्की और कतर क्षेत्र के इस्लामिक गठबंधन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार तालिबान के साथ एक वैचारिक रिश्तेदारी साझा करते हैं। दोनों एक उदार और समावेशी प्रशासन देखना चाहते हैं, लेकिन तुर्क को सऊदी अरब द्वारा एक राजनीतिक और सैद्धांतिक विरोधी के रूप में देखा जाता है, जबकि कतर राज्य के लिए एक प्रतिद्वंदी बना हुआ है, क्योंकि वह राजनीतिक नाम का समर्थन करता है और ईरान के साथ संबंधों में सुधार करता है। इन प्रतिद्वंदता का खेल अफगानिस्तान में गूंजेगा। तीसरा खिलाड़ी ईरान है, जबकि इसके कई कट्टरपंथी अमेरिका के हार पर बहुत खुश हैं। अधिक चिंतनशील पर्यवेक्षक पहले के तालिबान अमीरात को याद करते हैं, जो शिया और ईरान के प्रति शत्रुतापूर्ण था। ईरान खुद को देश में ताजिक, उज्बेक और हजारा अल्पसंख्यकों के संरक्षक के रूप में भी देखता है। यह विचार साथ ही देश वहाबी प्रभाव के संदेह के कारण प्रवक्ता ने 6 सितंबर को पंजर घाटी में प्रतिरोध सेनानियों बड़े पैमाने पर ताजिक और उज्बेक पर तालिबान के हमलों में पाकिस्तानी भागीदारी कड़ी सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण। उन चुनौतियों के अलावा जिनसे अलग अलग देश जूझ रहे, पश्चिम एशिया में अमेरिकी वापसी के बाद क्षेत्र सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र के पास अब दो विकल्प, एक इजराइल केंद्रित सुरक्षा आदेश में अरब खाड़ी राज्य ईरान का सामना करने के लिए खुद को इजराइल जोड़ेंगे। इजरायली आकाओं द्वारा इस सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यह फिलिस्तीनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी स्वीकार किए बिना इजराइल को पड़ोसी अरब राज्यों के साथ जोड़ देगा। इस व्यवस्था की कमजोरी यह है कि कुछ देशों शासन के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन उनकी आबादी का विरोध होने की संभावना है। प्रस्ताव यह भी सुनिश्चित करेगा कि पश्चिम एशिया टकराव और अस्थिर बना रहे। दूसरा अधिक महत्वाकांक्षी है, एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था की सूत्रधार और गारंटर और रूस ने संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों क्षेत्र के प्रमुख राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, यानी ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि अब इस दूर कौड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं। 1 जनवरी सऊदी अरब के नेतृत्व में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल राज्यों ने कतर साल से नाकाबंदी डाली। दूसरा अप्रैल के बाद ईरान और सऊदी अरब के बीच 3 दौर की चर्चा हो चुकी है और अगली बैठकों के लिए योजना तैयार है। और 3 तुर्की ने मिस्र और सऊदी अरब के प्रति राजनयिक पहल शुरू की है। इनमें से भी पहल में अमेरिकी शामिल। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी हाल में हुई हैं। 24 अगस्त को सऊदी अरब के उप रक्षा मंत्री क्राउन प्रिंस के छोटे भाई खालिद बिन सलमान मॉस्को में रूस के साथ एक सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। वह रणनीतिक बीजिंग का एक स्पष्ट मामला है, क्योंकि अमेरिका ने राज्य को रक्षा आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा बगदाद में हुए 2 सम्मेलन, एक ने आर्थिक सहयोग के लिए इराक, जॉर्डन और मिस्र के गठबंधन की स्थापना की, जबकि दूसरा 28 अगस्त को प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों को साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ लाया। इन सभी बातचीत में लिया गया है अमेरिकी उपस्थिति बिना जगह। घटनाओं से पता चलता है कि पश्चिम एशिया में एक नई क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के पहले उपजाऊ जमीन में बोए जा चुके हैं। तलमिज अहमद सऊदी अरब, जो कि ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में पूर्व भारतीय राजदूत हैं, यानी कि जो बातचीत थी वो तलमिज अहमद जी के साथ थी, जो सऊदी अरब, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में पूर्व भारतीय राजदूत हैं और सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए राम साठे चेयर रखते हैं। तो साथ ये न्यूज समाप्त होती है। पढ़ते हैं अगली न्यूज, जिसका टाइटल है द नेशनल सिक्योरिटी डिस्कोर्स इज चेंजिंग। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा विमर्श बदल रहा है। मूल रूप से मान्यताओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर नीति निर्माता और उभरती आम सहमति का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल के दिनों में किसी भी समय के विपरीत वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य एक मंथन के दौर से गुजर रहा है, जिससे जटिलताएं और नई वास्तविकताएं पैदा हो रही हैं। बढ़ते चीन से लेकर जलवायु परिवर्तन के दबाव तक, आतंकवाद का मुकाबला करने की चुनौतियों से लेकर कभी न खत्म होने वाली कोविड-19 महामारी तक, पुरानी व्यवस्था राष्ट्रों की नई नींव बनाने की क्षमता की तुलना में बहुत तेजी से ढह रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा बहसें और प्रवचन चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से लगभग क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, जबकि अकादमिक जगत ने लंबे समय से राष्ट्रीय सुरक्षा की एक समग्र अवधारणा की आवश्यकता के बारे में बात की है। उस बहस में से अधिकांश को चिकित्सकों द्वारा बहुत गूढ़ माना जाता था। अमेरिका में बदलाव। जब राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने की बात आती तो नीति निर्माताओं ने अपने संज्ञानात्मक लेंस को बदलना शुरू कर दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई एक प्रक्रिया को बाइडेन प्रशासन ने उत्साह के साथ आगे बढ़ाया है, यह कहते हुए कि विदेश नीति घरेलू नीति है और घरेलू नीति विदेश नीति है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने सुझाव दिया
दिया है कि उनकी टीम का कार्य अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की फिर से कल्पना करना, जो हमारे सामने आने वाले संकटों के अबूत के लिए है और विदेशों में हमारी आर्थिक संकट, जलवायु संकट, तकनीकी लोकतंत्र के लिए खतरा, नस्लीय अन्याय और सभी रूप आता है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि हम जिन गठबंधनों का पुनर्निर्माण करते हैं, जिन संस्थानों का नेतृत्व करते हैं, समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं, उन सभी को एक बुनियादी प्रश्न से आंका जाना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी अपने टिप्पणियों से संदेश को दोहराया है कि मेरे करियर में किसी भी अन्य समय की तुलना में शायद मेरे साल घरेलू और विदेश अंतर बस दूर हो गए और यह हमारी घरेलू नवीकरण और दुनिया में ताकत पूरी तरह से बस जुड़ी और हर तरह से काम करता हुआ उस वास्तविकता को प्रतिबंध करेगा। मिस्टर सुलिवन और मिस्टर ब्लिंकन दोनों ने अपने बॉस राष्ट्रपति बिडेन से अपना संकेत किया है, जिन्होंने मध्यम वर्ग के लिए विदेश नीति पर अभिलाया था और अमेरिका के लिए हमारे लोगों में निवेश करने की आवश्यकता के बारे में बेदाग थे। हमारे नवोन्मेष को तेज करें और मध्यम वर्ग को विकसित करने और असमानता को कम करने, दुनिया भर के लोकतंत्रों की आर्थिक ताकत को एकजुट करें और अपने प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों की व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करने जैसे काम। आज अमेरिका में एक बढ़ती हुई द्विदलीय कृति है कि यदि शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को बड़े पैमाने पर बम वर्षकों, परमाणु मिसाइलों, विमान वाहक और विदेशी ठिकानों के बेड़े द्वारा पूरा किया जा सकता है, जो आज के रणनीतिक वातावरण के लिए एक अलग प्रक्रिया की आवश्यकता है, एक जो घरेलू औद्योगिक आधार को मजबूत करता है, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में श्रेष्ठता बनाए रखने में मदद करता है, महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला बनाता है, साइबर हमले से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करता है और जलवायु परिवर्तन के लिए तात्कालिकता की भावना के साथ प्रतिक्रिया करता है। एक विचार नहीं, यह विचार की विदेश और घरेलू नीतियां आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, कोई उपन्यास नहीं। लोकतंत्र में सभी गंभीर भव्य रणनीतिक सोच जिनके अंत में लोकप्रिय जन समर्थन जीविका की तलाश करती है। श्री ट्रंप के उदय और उनके विचारों ने अमेरिकी विदेश नीति प्रतिष्ठान में उदारवादियों और रूढ़वादियों दोनों को चुनौती दी, क्योंकि उन्होंने नीति समुदाय और अमेरिकी भीतरी इलाकों में बढ़ती खाई को रेखांकित किया। श्री बिडेन और उनकी टीम ने अपना सबक सीखा है। श्री सुलिवन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को व्हाइट हाउस के अन्य घटकों जैसे राष्ट्रीय आर्थिक परिषद, घरेलू नीति परिषद के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय के साथ एकीकृत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह अनिवार्य रूप से चुनौतियों का अपना सेट पेश करेगा, लेकिन इस नई वास्तविकता से कोई भारतीय स्थिति। भारत में भी हमने घरेलू कमजोरियों से राष्ट्रीय सुरक्षा पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की कोविड-19 महामारी के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया है। यह प्रकट करना है कि भारत महत्वपूर्ण आपूर्ति के लिए चीनी विनिर्माण पर कितना गहराई से निर्भर है। ऐसे समय में जब भारतीय सशस्त्र बल वास्तविक रेखा के पार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का सामना कर रहे थे, इसने भारत को एक नए एहसास से अवगत कराया कि विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता सर्वोच्च क्रम की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत तब से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ा है और एक नए लेंस के माध्यम से मुक्त व्यापार समझौतों को भी देखना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने अपनी टिप्पणी में यह भी स्पष्ट कर दिया है, इस देश में सैन्य नेतृत्व के विचार भी विकसित हो रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा में न केवल युद्ध और रक्षा शामिल है, बल्कि वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और सूचना सुरक्षा के अलावा पर्यावरण सुरक्षा भी शामिल है, और सुझाव दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखने की बजाय मुख्य रूप से एकता शस्त्र के दृष्टिकोण से संघर्ष रक्षा के प्रति एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। क्रियाओं को हाईलाइट करें। महामारी के बाद की दुनिया में राष्ट्रीय संसाधनों पर गंभीर दबाव के साथ नीति निर्माताओं के लिए नागरिक और सैन्य क्षेत्रों के बीच तालमेल को रेखांकित करना महत्वपूर्ण होगा। सेना प्रमुख ने कई मूर्त और अमूर्त तरीकों की ओर इशारा किया है, जिसमें सशस्त्र बलों के निवेश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, जैसे कि रक्षा खरीद का स्वदेशीकरण, स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करना, नागरिक अधिकारियों को सहायता और मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR संचालन, बुनियादी ढांचे की रक्षा करना, सशस्त्र बलों द्वारा पूरे उद्योगों को बढ़ावा देने वाले उच्च तकनीकी वाले सैन्य उत्पादों की मांग और आपदा स्थिति के समय सरकार के लिए बल के रूप में कार्य करने वाले सशस्त्र
सशस्त्र बलों की परिवहन और रसद क्षमता। सेना के नेतृत्व ने मुख्य रूप से युद्ध लड़ने पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक अवधारणा को बनाए रखने में सशस्त्र बलों की भूमिका को उजागर करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे जैसे दुनिया भर के राष्ट्र अपने लक्ष्यों, तरीकों और साधनों को अधिक संतुलन में लाने के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को फिर से समझते हैं, संसाधन आवंटन के प्रश्न और भी अधिक विवादास्पद हो जाएंगे और नीति निर्माताओं को राज्य शिल्प के विभिन्न उपकरणों की भूमिकाओं के बारे में अधिक रचनात्मक रूप से सोचने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच में बदलाव आ रहा है, भारत को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। तो बातचीत थी हर्षवी पंत जी के साथ, जो अनुसंधान निदेशक हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं किंग्स कॉलेज लंदन में। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। पढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज जिसका टाइटल रिटर्न ऑफ द मुल्लाज। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। मुल्लाओं की वापसी। तालिबान ने एक स्पष्ट संदेश भेजा है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। तालिबान अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक समावेशी सरकार बनाएगा या नहीं, इस पर बहस 7 सितंबर को तालिबान ने खुद ही शांत कर दी थी, जब समूह के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस्लामिक अमीरात के नए प्रशासन की गठन की घोषणा की थी। अफगानिस्तान के नामित 33 कैबिनेट मंत्रियों में से 30 पश्तून हैं, 2 जातीय ताजिक हैं और 1 उज्बेक हैं। तालिबान मुख्य रूप से पश्तून हैं, जो अफगानिस्तान की 40 मिलियन की जातीय रूप से विविध आबादी का लगभग 40% बनाते हैं। महिलाओं और हजारा शिया अल्पसंख्यक दोनों को लक्षित उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब 1990 के दशक में तालिबान सत्ता में था, पूरी तरह से बाहर रखा गया था। सरकार के प्रमुख मुल्ला हसन अखुंद और सिराजुद्दीन हक्कानी सहित आतंकवादियों के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध बैकलिस्ट में 17 मंत्री हैं। हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा तालिबान का एकांतवासी अमीर आमिर उल मोमिनीन वफादारों का कमांडर होगा। एक शीर्षक मुल्ला उमर ने 1990 के दशक में ग्रहण किया था। तालिबान के मूल और हक्कानी को आवंटित कैबिनेट विभागों के साथ और एक ऐसी प्रणाली की शुरुआत के साथ जो पिछले इस्लामिक अमीरात से मिलती जुलती है, जो बुनियादी मानवाधिकारों की अवहेलना के लिए जानी जाती है, तालिबान ने एक स्पष्ट संदेश भेजा है कि उन्हें इस बात की बहुत कम परवाह है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। आज का तालिबान अपने आखिरी अवतार से ज्यादा मजबूत नजर आता है। 1990 के दशक में केवल 3 देशों ने इस्लामिक अमीरात को मान्यता दी। तालिबान ने भी पूरे अफगानिस्तान को कभी नियंत्रित नहीं किया, लेकिन अब चीन और रूस सहित अधिक क्षेत्रीय शक्तियां उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। समूह ने देश पर कुल नियंत्रण का भी दावा किया है। पंजशीर आखिरी होल्ड आउट इस सप्ताह के शुरू में खत्म हो गया था। नई सरकार के साथ एक मजबूत तालिबान अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि यह आसान नहीं हो सकता है। 1973 में अफगानिस्तान के गणतंत्र बनने के बाद से काबुल में कोई भी सरकार देश को स्थिर करने में कामयाब नहीं हुई है। जातीय, धार्मिक और राजनीतिक अंतर्विरोध इतने गहरे हैं कि तालिबान के विभाजनकारी इस्लामवादी पश्तून राष्ट्रवाद से उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। पंजशीर में विद्रोही पहाड़ों पर वापस चले गए होंगे, जैसे तालिबान ने 2001 किया था, लेकिन वो 2005 के बाद से तालिबान की तरह फिर से संगठित और पलटवार कर सकते थे। शियाओं का कुल बहिष्कार और अन्य जातियों की हाशिए पर जाने से निकट भविष्य में झटका लग सकता है। अफगानिस्तान ने एक जीवंत नागरिक समाज का उदय भी देखा है, विशेष रूप से अपने शहरों में, जो तालिबान के मुल्लाओं के शासन को चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकता है। पहले से ही महिलाओं के अधिकारों पर कार्यवाही ने काबुल और अन्य जगहों पर महिलाओं द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो 1990 के दशक में अकल्पनीय था। यदि तालिबान बुद्धिमान होते तो वे लंबे युद्ध के घावों को भरने और टूटे हुए राज्य और समाज के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते, लेकिन पश्तून इस्लामवादी सांप्रदायिक तालिबान ऐसा करने में प्रोग्राम की दृष्टि से अक्षम प्रतीत होते हैं। शियाओं का पूर्ण बहिष्कार और अन्य जातियों का हाशिए पर होना निकट भविष्य में वापस आ सकता है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर।
अगली न्यूज जिसका टाइटल है अब तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पकड़ना, ये टाइटल का हिंदी अनुवाद था कैचिंग अप का। तो पीएलआई की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उद्यमी जोखिम इनाम समीकरण को कैसे तौलते हैं। कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना को कैबिनेट की मंजूरी, जो स्पष्ट रूप से मानव निर्मित फाइबर एमएमएफ और तकनीकी वस्त्र खंडों पर लक्षित है, सरकार द्वारा एक देर से स्वीकार किया गया है कि जमीन वैश्विक वस्तुओं में स्थानांतरित हो गई है। उपभोक्ता वरीयताओं और फैशन के रुझान में एक निरंतर बदलाव ने देखा कि एमएमएफ ने 1990 के दशक में कपास को पसंद के फाइबर के रूप में पार कर लिया, क्योंकि दुनिया भर में कपड़ा खपत में इसकी हिस्सेदारी लगभग 75% थी। दूसरी ओर भारत के कपड़ा और कपड़ों के निर्यात में कपास और अन्य प्राकृतिक फाइबर आधारित उत्पादों का वर्चस्व बना हुआ है, जिसमें एमएमएफ ने 2017-18 में समग्र क्षेत्रीय निर्यात में देश के 35.6 बिलियन डॉलर के 30% से कम का योगदान दिया है और पिछले वित्त वर्ष में भी एमएमएफ की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रही, जब क्षेत्रीय निर्यात लगभग 33 अरब डॉलर था। जबकि नीति निर्माताओं को एमएमएफ सेगमेंट के लिए समर्थन बढ़ाने की आवश्यकता का संज्ञान लिया गया है। एक सार्थक पहल तैयार करने का कार्य जो क्षमता निर्माण में निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे निर्यात में वृद्धि होगी। आने में कुछ समय रहा है। 10,683 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ केंद्रित पीएलआई योजना पर बुधवार का निर्णय 11 महीनों में दूसरी बार है जो कैबिनेट ने मोटे तौर पर एक ही योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने प्रोत्साहन संरचना में संशोधनों को शामिल करने के लिए मध्यवर्ती अवधि का उपयोग किया है। उद्योग प्रक्रिया के आधार पर एक सार्थक पहल को तैयार करने का कार्य जो क्षमता निर्माण में निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे निर्यात में वृद्धि होगी, आने में कुछ समय रहा है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से 40 एमएमएफ प्रधान उत्पाद लाइनों, 14 एमएमएफ कपड़ा लाइनों और 10 खंडों या तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों पर निवेश पर ध्यान केंद्रित करना है। इन 64 वस्तुओं को वैश्विक बाजार में शीर्ष व्यापारिक लाइनों में से एक होने के साथ साथ भारत में उनमें से प्रत्येक में 5% से कम हिस्सेदारी होने के कारण बना हुआ है। उद्योग के अनुरोध पर मध्यवर्ती उत्पादों को शामिल करना यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की उत्सुकता को भी दर्शाता है कि यह योजना अंततः व्यापक नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करती है। प्रोत्साहनों को 2 निवेश स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। एक निर्दिष्ट उत्पाद बनाने के लिए 2 वर्षों में संयंत्र और मशीनरी में कम से कम 300 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली फर्मों को 5 साल की अवधि में प्रोत्साहन प्राप्त करने के योग्य होने से पहले 600 करोड़ रुपए का न्यूनतम कारोबार करने की आवश्यकता होगी और दूसरे स्तर पर 200 करोड़ रुपए के पूर्व निर्धारित न्यूनतम कारोबार के साथ 100 करोड़ रुपए का निवेश प्रोत्साहन करने के लिए योग्यता को सक्षम करेगा। पहली नजर में यह योजना काफी सोच समझकर तैयार की गई प्रतीत होती है, लेकिन इसकी परिचालन सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नए उद्यमी और मौजूदा कंपनियां जोखिम इनाम समीकरण को कैसे तौलती हैं, खासकर ऐसे समय में जब महामारी से प्रेरित अनिश्चितता है। पहले से ही निजी व्यवसायों को नए सिरे से पूंजीगत व्यय करने के लिए प्रेरित किया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। पढ़ते हैं अगले न्यूज और जिसका टाइटल है वाई हैजंट मैरिटल रेप बीन क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया येट, जिसका हिंदी में मतलब है भारत में अभी तक वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ में भारत दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 बलात्कार के अपवाद की जांच करते हुए वयस्क महिलाओं के वैवाहिक बलात्कार के सवाल में तल्लीन करने से इनकार कर दिया, जो एक पुरुष को अनुमति देता है पत्नी से जबरदस्ती सेक्स करने के लिए। उच्च न्यायालयों के हालिया फैसले विरोधाभासी रहे हैं। एक ने तलाक के लिए वैध आधार के रूप में वैवाहिक बलात्कार का समर्थन किया, जबकि दूसरे व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी, जबकि यह निष्कर्ष निकाला कि जबरन यौन संबंध अवैध चीज नहीं है। वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिश के बावजूद मतभेद क्यों बने हुए हैं। सुदीप्ति दत्ता द्वारा संचालित एक बातचीत में श्रद्धा चौधरी और मनुराज
शुनमुग सुंदरम चर्चा करते हैं कि भारत में वैवाहिक बलात्कार को अभी तक अपराधी क्यों नहीं बनाया गया है और उनसे बातचीत के अंश नीचे दिए गया है। उच्च न्यायालयों द्वारा हाल के फैसलों में कहा गया है कि किसी पुरुष और उसकी पत्नी के बीच कोई भी यौन कृत्य, भले ही इसमें बल शामिल हो, बलात्कार नहीं है। शायद आईपीसी में कमी को उजागर करता है। आईपीसी में इस तरह का प्रावधान पहले स्तर पर क्यों है? प्रश्न है श्रद्धा चौधरी जी के साथ में उत्तर देती हैं। आईपीसी की धारा 375 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है। यह बताता है कि अपराध करने के लिए किन शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है और यह एक बहुत व्यापक परिभाषा है। परिभाषा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व सहमति है। जहाँ ये हरकतें महिला की सहमति के बिना की जाती हैं, वहाँ रेप का अपराध बनता है। यह सामान्य नियम है, लेकिन एक अपवाद भी कहता है एक पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध यदि उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, बलात्कार नहीं होगा। जबकि बाकी प्रावधान सहमति पर केंद्रित है। यह अपवाद सहमति के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता है। यह कानूनी कल्पना पैदा करता है कि एक पत्नी हमेशा अपने पति के लिए सहमति देती है, जिसका अर्थ है कि उसकी गैर सहमति अप्रासंगिक है। यह संभव है कि विवाह के भीतर बलात्कार के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन बलात्कार के रूप में नहीं। अगर शारीरिक चोट लगती है तो उसके लिए अलग से प्रायश्चित किया जा सकता है। वैवाहिक बलात्कार को क्रूरता के एक रूप में पहचाना जा सकता है या तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन इसे बलात्कार के रूप में दंडित नहीं किया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही अलग शर्त है। यही कानून की खामी है। जहाँ तक इसे ठीक करने का संबंध है, या तो संसद कानून बना सकती है या इस अपवाद को हटा सकती है या किसी संवैधानिक न्यायालय को इसे रद्द करना होगा। इस पर मनुराज जी कहते हैं, हम यहाँ कैसे पहुँचे? आंशिक रूप से क्योंकि हमें संविधान के लागू होने से पहले एक आईपीसी विरासत में मिली थी, लेकिन यह हमें वर्तमान कानूनी ढांचे और कानूनी कल्पना की कमियों से मुक्त नहीं करती है। जैसा कि चौधरी जी कहती हैं, तथाकथित वैवाहिक बलात्कार उन्मुक्ति या बलात्कार का अपवाद, जैसा कि हमने अपने दंड संहिता में संरक्षित किया है, अन्य न्यायालयों में समाप्त कर दिया गया है और ठीक ऐसा है। वैवाहिक बलात्कार आज एक बहुत ही अनोखे प्रकार के समताप मंडल में मौजूद है, जिसमें यह क्रूरता का आधार हो सकता है। ये व्यक्तिगत कानूनों के तहत तलाक के लिए, लेकिन यह अपराधी को स्वयं अपराध का दोषी नहीं ठहराएगा। दोष कहाँ? उच्चतम न्यायालय मुख्य रूप से इस अपवाद को कानून बनाने और हटाने के लिए संसद पर गिरना चाहिए था। ये उच्चतम न्यायालय ने जो बात कही थी उसको हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अदालतों ने इस अपवाद क्रूरता को नोट किया है और उन्होंने इसकी समस्याओं को स्वीकार किया है। वे इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आगे नहीं बढ़े हैं। जहाँ तक संसद का संबंध है, अदालत के कानून पर छोड़ देना काफी सामान्य है, जो बहुत अच्छा राजनीतिक लाभ नहीं दे सकता है। हमने इसे धारा 377 के साथ भी देखा। अंततः कोर्ट को इसे खारिज करना पड़ा। 2013 में जब आपराधिक कानून में संशोधन किया गया तो वैवाहिक बलात्कार पर न्यायमूर्ति JS वर्मा की सिफारिशों को क्यों नहीं अपनाया गया? इसमें MS जी कहते हैं, यानी कि मनुराज जी, जैसा कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने सिफारिश की थी, संसद ने बदलाव लागू करने का एक मौका गवा दिया। आधिकारिक प्रक्रिया यह थी कि वे इसे लागू करने से पहले वैवाहिक बलात्कार कानूनों के बारे में और चर्चा चाहते थे, क्योंकि इसमें कानून के अन्य प्रश्न भी शामिल हैं। इसमें सच्चाई का कुछ तत्व हो सकता है, लेकिन यह उन मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करता है जिनका राजनीतिक लाभ नहीं लगता है या वास्तव में अन्य राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इंडिपेंडेंट थॉट केस में इन मामलों में जाने का एक शानदार मौका गवा दिया। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास कानून बनाने की शक्ति की लगभग बराबर शक्तियां हैं। नवतेज जोहर मामले 2018 की तरह, जब सुप्रीम कोर्ट ने गैर विषम लैंगिक जोड़ों को नागरिक वैवाहिक विरासत अधिकारों का पूरा स्पेक्ट्रम प्रदान करने का अवसर गवा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट की धारा 375 के अपवाद को पढ़ रहा था, तो क्या उसे वयस्क महिलाओं को भी वही सुरक्षा नहीं देनी चाहिए थी? अदालत ने खुद को नाबालिगों के सवाल तक सीमित रखने का सचेत निर्णय लिया। इस मामले को एक और आईपीसी और दूसरी ओर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के बीच समानता के प्रश्न के रूप में तैयार किया गया था। मुझे यकीन है कि बहुत सारे संवैधानिक टिप्पणीकार न्यायिक संयम के गुणों के बारे में बात करेंगे और इसके लिए एक तर्क दिया जाना है। यह मुद्दा संवेदनशील है और विवादास्पद हो सकता है, क्योंकि शिक्षित प्रतीत होने वाले उदार लोग, बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकरण करने से किसी भी तरह की विवाह की संस्था को खतरा
होगा और यह पतियों के खिलाफ किसी तरह का डायन हंट बन जाएगा। ये तर्क आईपीसी की विक्टोरियन नैतिकता को दर्शाते हैं, जिसका हमने विरोध करने की कोशिश की है, लेकिन इसे पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सका है, पर शायद हम इसे पसंद करेंगे। उस नैतिकता ने कवरचर के सामान्य कानून पर भी कब्जा कर लिया, जिसके तहत महिलाओं को शादी के बाद कोई अधिकार नहीं था। उनके अधिकारों का प्रयोग उनके पतियों द्वारा किया जाना था, इसलिए वे पूरी तरह से संपत्ति की स्थिति में कम हो गए थे। दुनिया भर की अदालतों के फैसले, जैसे कि यूरोप मानवाधिकार न्यायालय ने अपराधी और पीड़ित के बीच संबंधों के बजाय बलात्कार के अपराध और हिंसा पर जोर दिया है। ये घटनाक्रम भारत के लिए किस हद तक प्रासंगिक है? के उत्तर में चौधरी जी कहती हैं, आने वाले वर्षों में हमारा अपना न्यायशास्त्र कैसे विकसित हो सकता है, इस संदर्भ में वे बेहद प्रासंगिक हैं। हमने देखा है कि कैसे अन्य देशों में पिछले 15 वर्षों में LGBTQ न्यायशास्त्र ने कुछ हद तक प्रभावित किया है, कि कैसे अधिकारों के संबंध में नवतेज जौहर से भारत का अपना न्यायशास्त्र बदल गया है। अंततः बलात्कार अपवाद की विकृति की मान्यता भीतर से आनी चाहिए। उसके लिए हमें केवल अनुच्छेद 14 की ओर देखने की जरूरत है। वैवाहिक बलात्कार अपवाद के समर्थन में सबसे सम्मोहक तर्क, जैसा कि आज हमारे कानून में प्रचलित है, यह है कि विवाह की संस्था पवित्र है और इसे भंग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन संविधान किसी विशेष संस्था को कोई महत्व नहीं देता है। व्यक्ति को दिए गए महत्व में संविधान स्पष्ट है। एक व्यक्ति समानता, समान सुरक्षा और स्वायत्तता का हकदार है। इसलिए वैवाहिक बलात्कार का अपवाद अपने आप में असंवैधानिक और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसके अलावा वैवाहिक बलात्कार व्यक्ति की गरिमा का हनन है, जो अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है, सिर्फ इसलिए कि पीड़ित और उनके बीच संबंधों की प्रकृति अपराधी विवाह में से एक है। यह अपराध के एक व्यक्ति को दोषमुक्त नहीं करता है। विवाह की संस्था और उसकी पवित्रता के इर्द गिर्द जो तर्क बनाया गया है, उसे तोड़ा जाना चाहिए, जो कि हमारे आसपास के अन्य न्यायालयों में हुआ है। एक बार जब हम यह महसूस कर लेते हैं, तो हमारे समाज के पास वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि पीड़ित और अपराधी के बीच के रिश्ते की प्रकृति विवाह की है। यह एक व्यक्ति को अपराध मुक्त नहीं करता है। हमने उन देशों के अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है, जिन्होंने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया है। इससे पतियों के खिलाफ जादू टोना नहीं हुआ है और निश्चित रूप से विवाह का विनाश नहीं हुआ है। भारत और कुछ ऐसे देशों के बीच सामाजिक आर्थिक मतभेद हैं, जिन्होंने वैवाहिक बलात्कार का अपराध घोषित किया है। सरकार ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के खिलाफ तर्क के साथ साथ इसका इस्तेमाल किया है। इस देश में गरीबी, अशिक्षा और विविधता इस मुद्दे को जटिल बनाते हैं, लेकिन हमें यह सवाल करने की आवश्यकता है कि ये कारक वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के लिए किस हद तक मैप करते हैं और किस हद तक हम उन्हें बाधित कर सकते हैं। वैवाहिक बलात्कार जैसे अपराध की रिपोर्ट करने और मुकदमा चलाने में क्या बाधाएं हैं? इस पे चौधरी जी कहती हैं, यौन हिंसा के अधिकांश कृत्य प्रत्यक्षदर्शियों से दूर होते हैं और साक्ष्य का नेतृत्व करना अपने आप में एक चुनौती है। मुझे समझ नहीं आता कि वैवाहिक बलात्कार को किसी अन्य यौन अपराध की तुलना में अदालत में रिपोर्ट करना या साबित करना अधिक कठिन क्यों होना चाहिए। पॉक्सो अधिनियम बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। अब हम जानते हैं कि बाल यौन शोषण के अधिकांश अपराधी परिवार के भीतर होते हैं, लेकिन हम उन्हें प्रतिरक्षा नहीं देते हैं, है ना। हम यह नहीं कह सकते कि परिवार की कोई संस्था है, तो आइए उन अपराधियों की रक्षा करें जो एक ही परिवार के भीतर हैं। हमें यह दिखाने की आवश्यकता है कि वैवाहिक बलात्कार से पति की सुरक्षा की मांग करना उतना ही बेतुका है, जितना कि बाल यौन शोषण से परिवार के किसी सदस्य की सुरक्षा करना। इस पर चौधरी जी कहती हैं, वैवाहिक अपराध की रिपोर्ट करने और मुकदमा चलाने में समस्याएं पैदा करता है। अपराध की प्रकृति या अपराधीकरण के कारण नहीं, बल्कि जिस तरह से आपराधिक न्याय प्रणाली में कार्यकर्ता इन चीजों के बारे में सोचते हैं। पुलिस, न्यायाधीश, अभियोजक और जिसके साथ शिकायतकर्ता की बातचीत करनी होगी, ये वे हैं जो अनजाने या जानबूझकर रिपोर्टिंग और अभियोजन में बाधा पैदा करने की संभावना रखते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में विवाह के भीतर सहमति मान ली जा सकती है, भले
ही कानून बदल गया हो। क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सही ठहराने वाले सामाजिक ढांचे बलात्कार पर कानूनों के कार्यान्वयन के लिए एक चुनौती है? कानूनों में संशोधन के बाद भी क्या मानसिकता बदली है? इस पर चौधरी जी कहती हैं, सामाजिक परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल पितृसत्ता या स्त्री द्वेष को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमें विवाह की पवित्रता के बारे में धारणाओं को चुनौती देने की जरूरत है। हर बार जब हम पीड़ित को दोष देने में लिप्त होते हैं तो हमें खुद को जांचना होगा। जब यौन अपराधों या परिवार के भीतर होने वाले अपराधों पर चर्चा करने की बात आती है तो हमें अपने रूढ़िवादी मानसिकता को भी चुनौती देने की आवश्यकता होती है। पॉक्सो पर वापस जाएं तो आज तक ऐसे अपराधों को काफी हद तक कम रिपोर्ट किया जाता है क्योंकि अधिकांश दुर्व्यवहार परिवार के भीतर होता है। अनुसूचित जाति हमारे समाज में कुछ सत्ता संरचनाएं मौजूद हैं जो आमतौर पर जाति और लिंग पर आधारित होती हैं। जब इन सत्ता संरचनाओं को कानूनों द्वारा चुनौती दी जाती है तो दुरुपयोग की बयानबाजी सामने आती है। ऐसे कानूनों के कार्यान्वयन के खिलाफ यह सबसे मजबूत प्रकार का हथियार है। इस तरह के आख्यानों का मुकाबला करने के साथ साथ यह स्थापित करना महत्वपूर्ण है कि दुरुपयोग की संभावना बहुत कम है। हमें पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं पर विश्वास करना चाहिए और दुरुपयोग के हुला बालू को लाल हेरिंग के रूप में मानना चाहिए। हमें इसका राजनीतिक निर्णय नागरिक समाज में दृढ़ता से मुकाबला करने की आवश्यकता है। इस पर कार्रवाई करने के लिए या तो संवैधानिक अदालतों या संसद के लिए रोडमैप आसानी से उपलब्ध हैं। हमें बलात्कार के इर्द गिर्द चर्चा को शारीरिक अखंडता के खिलाफ अपराध के रूप में तैयार करने की जरूरत है और हमें व्यक्ति के अधिकारों के महत्व पर जोर देने की जरूरत है, जैसा कि अनुच्छेद 14 में निर्धारित किया गया है। हमें लोगों को यह बताने की जरूरत है कि हर कार्य को सहमति से संरक्षित किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। पढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज जिसका टाइटल है व्हाट आर द प्रोग्रामर्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रोग्रामर कहाँ हैं? अपर्याप्त शिक्षण ने पूरे परिसरों में प्रोग्रामिंग के प्रति घृणा को जन्म दिया है। हर साल लाखों युवा भारतीय विश्वविद्यालयों से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं। कुछ साल पहले एस्पायरिंग माइंड्स ने उस समय हलचल मचा दी जब उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया था कि 95% इंजीनियर सॉफ्टवेयर विकास नौकरियों के लिए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि उनमें केवल 1.4 ही कार्यात्मक रूप से सही कोड लिख सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम व्यवहारिक कंप्यूटर विज्ञान की नींव है और उन्हें लिखना छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। भारत में हर आईटी कंपनी प्रोग्रामिंग कौशल वाले नए स्नातकों की तलाश करती है। चूंकि कंपनियां आश्वस्त हैं कि नए कंप्यूटर विज्ञान स्नातकों के पास ये कौशल नहीं है, वे उन्हें तार्किक तर्क या योग्यता परीक्षण के लिए स्क्रीन करते हैं और उन्हें प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रशिक्षित करते हैं। प्रोग्रामिंग संस्कृति है। समस्या यह है कि नए स्नातक अक्सर प्रोग्रामिंग से डरते हैं या बुनियादी अवधारणाओं की सही समझ की कमी रखते हैं। प्रोग्रामिंग के प्रति अरुचि परिसरों में इतनी प्रचलित है कि उच्च अंक वाले स्नातक भी कम वेतन वाले गैर प्रोग्रामिंग करियर में जाना पसंद करते हैं। प्रोग्रामिंग के खराब शिक्षण के कारण हजारों प्रतिभाशाली छात्र अत्यधिक पुरस्कृत प्रोग्रामिंग करियर से दूर हो जाते हैं। कुछ विशिष्ट संस्थानों को छोड़कर अधिकांश कॉलेजों के कंप्यूटर विज्ञान विभागों के संकाय वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने उत्कृष्ट अकादमिक साख के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, लेकिन उनके पास प्रोग्रामिंग में विशेषज्ञता की कमी। संकाय कार्यक्रमों को याद करते हैं और फिर अपने छात्रों को उसी विधि को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। नतीजतन पिछले 2 दशकों में स्नातक स्तर की कंप्यूटर विज्ञान परियोजनाओं को बेचना एक समानांतर उद्योग बन गया है। छात्र विश्वविद्यालय में वास्तविक परियोजनाओं के रूप में जमा करने के लिए मार्की संस्थानों से शुल्क के लिए तैयार परियोजनाएं खरीदते हैं। हम अच्छे प्रोग्रामिंग कौशल वाले कंप्यूटर विज्ञान संकाय की आवश्यकता को महसूस करते हैं। उन्हें कक्षा में किसी भी कंप्यूटर भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर विज्ञान अवधारणाओं को समझने या सिखाने में सहज होना चाहिए। उदाहरण के लिए डेटा संरचना और एल्गोरिथम को एक प्रोग्रामिंग भाषा के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, न कि एक अलग सिद्धांत के रूप में। फैकल्टी के लिए कम से कम 3 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अनुभव अनिवार्य किया जाना चाहिए। कॉलेज प्रबंधन यहाँ तक कि सरकार भी इस अनुभव की लागत को
आगे बढ़ा सकती है और प्रोत्साहित कर सकती है या वहन कर सकती है। यदि फैकल्टी प्रोग्रामिंग भाषा और कोडिंग से अच्छी तरह वाकिफ हैं तो छात्र कक्षा में इन कौशलों को आसानी से ग्रहण कर लेंगे और फिर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर विज्ञान कक्षाओं में डिफॉल्ट संस्कृति और भाषा बन जाएगी और हमारे पास उत्कृष्ट प्रोग्रामर होंगे। ग्रेजुएशन क्लास का पहला साल शुरू होने से पहले छात्रों को MIT क्रैच जैसे प्लेटफॉर्म पर असाइनमेंट पूरा करना कहा जा सकता है। पहले सेमेस्टर के शुरू होने से पहले पाइथन जैसी सरल स्क्रिप्टिंग भाषा में एक सप्ताह क्रैश कोर्स पढ़ाया जा सकता है ताकि कक्षा में कंप्यूटर विज्ञान अवधारणाओं को पढ़ाते समय प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जा सके। आजकल सभी के पास लैपटॉप है। प्रोग्रामिंग भाषाओं और संबंधित विषयों के लिए कार्यक्रम को प्रत्येक छात्र के लैपटॉप पर कक्षा में लिखा और निष्पादित किया जाना चाहिए, जबकि सिद्धांत पढ़ाया जा रहा है न कि एक अलग प्रयोगशाला में। प्रोग्रामिंग असाइनमेंट कर दिए जाने चाहिए। गिटहब जैसे कुछ क्लाउड रिपोजिटरी में चेक किया जाना चाहिए। दोनों पक्ष लाभ। यदि छात्रों को इस तरह से निर्देश दिया जाता है, कंपनियां छात्रों को इंटर्न रूप में ले खुशी होंगी। छात्र अपनी विकास की सहायता कर सकते हैं। इस उद्योग अकादमिक साझेदारी से दोनों पक्षों को लाभ होगा। योग नवीनतम वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने अकादमिक अनुनिधि देता है और अकादमिक उद्योग को रोजगार ये बाधक तक प्रदान करता है। एक बार परिसरों में सही प्रोग्राम संस्कृत हो जाने बाद भारत की विशाल मानव तकनीक क्षमता को उजागर करेगी और देश को आने वाले दशक की तकनीकी महाशक्ति बनाने में मदद करेगी। बातचीत थी जेम्स के वर्के जी के साथ, जो एक पेशेवर आर्किटेक्ट हैं और साथ ही साथ उनके पास IT उद्योग में 20 वर्षों से अधिक वर्षों कार्य। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। पढ़ते हैं अगली न्यूज जिसका टाइटल है डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। ये आज से 50 साल पहले 10 सितंबर 1971 की घटना है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आजादी की मांग। अवामी लीग और बांग्लादेश के 4 अन्य राजनीतिक दलों ने घोषणा की है कि कुल स्वतंत्रता से कम कुछ भी बांग्लादेश के लड़ने वाले लोगों को संतुष्ट नहीं करेगा। कल रात मुजीबनगर में संपन्न हुई 2 दिवसीय बैठकों में पार्टियों ने बांग्लादेश सरकार को मुक्ति संग्राम पर सलाह देने के लिए एक संयुक्त सलाहकार समिति का भी गठन किया है। जैसा कि आज यहाँ एक बांग्लादेश सरकार की प्रेस विज्ञप्ति समिति के सदस्य मौलाना भसानी, मुजफ्फर अहमद, नेशनल अवामी पार्टी वाली मुजफ्फर ग्रुप, श्री मोनी सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश, श्री मनोरंजन धर, बांग्लादेश नेशनल कांग्रेस हैं। श्री ताजुद्दीन अहमद और श्री खंडागर मुश्ताक अहमद बांग्लादेश सरकार के क्रमशः प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और अवामी लीग के 2 अन्य सदस्य बैठक में एक प्रस्ताव के जरिए शेख मुजीबुर रहमान को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना सरकार द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने पर रोष और पीड़ा व्यक्त की गई। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अगली न्यूज का टाइटल चरखा मैडनेस। चलिए इसे पढ़ते हैं। ये आज से 100 साल पहले 10 सितंबर 1921 की बात है। चरखा पागलपन। जिस चरक पंथ का महात्मा गांधी इतनी गर्मजोशी और आग्रह के साथ प्रचार करते रहे हैं और जिसे स्वीकार करना वे हमारे राजनीतिक उत्थान के लिए आवश्यक मानते हैं, वह हमारे देशवासियों के एक वर्ग के लिए एक वास्तविक बगाबू रहा है। ये कताई और बुनाई के आदिम तरीकों की ओर लौटने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और कलात्मक कोई औचित्य खोजने में असमर्थ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे असहयोग आंदोलन से शर्म आती है, क्योंकि यह एक बेतुकी शर्त मानता है। हमने पहले अपने पिछले इतिहास और वर्तमान परिस्थितियों के आलोक में यह दिखाने की कोशिश की है कि असहयोग कार्यक्रम में चरक को इतना प्रमुख स्थान क्यों दिया गया है और हम वर्तमान मुद्दे से एक उदाहरण के नीचे पुनः पेश करते हैं। राजनीतिक हथियार के रूप में चरक की व्यावहारिकता उपयोगिता के संशयवादियों को समझाने के लिए पूजी। हमारे समकालीन लिखते हैं, इस अवधि में पूरे भारत में कपास निर्माताओं के आयात का कुल मूल्य ट्विस्ट और यार्न सहित 1920 में 36 करोड़ रुपए विषम, जबकि 1921 में यह 16 करोड़ रुपए विषम या आधे से भी कम। बंगाल का हिस्सा रुपए से कम हो गया। 1920 में 14 करोड़ 73 लाख 18,381 से 8 करोड़ 62 लाख 60,588 और बॉम्बे का हिस्सा 17 करोड़ 15 लाख 88,624 से रुपए 5 करोड़ 94 लाख 50,913 हो गया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर।
अब हम पहुंच चुके हैं सेक्शन की सबसे अंतिम न्यूज पे, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट में इजराइल के कोविड-19 स्थिति को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि इजराइल में डेली कोविड-19 के केसेस में मध्य जून से उछाल आया है और 3 सितंबर तक 60% आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने के बाद भी इतना ज्यादा उछाल आया है। और सितंबर के पहले सप्ताह में पर मिलियन केसेस के हिसाब से सबसे ज्यादा केस पाए गए थे। और यहाँ पर नीचे आप ग्राफ में देख सकते हैं इजराइल, क्यूबा, जॉर्जिया, मलेशिया और यूके के एवरेज पर मिलियन केस को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें से इजराइल में सबसे ज्यादा 833 और फिर क्यूबा में 654, जॉर्जिया में 650, मलेशिया में 586 और यूके में 561 मिलियन केसेस डेली मिले हैं। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे ध्यान से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो इसी के साथ ही आज की एडिटोरियल न्यूज समाप्त होती हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।